नगर पालिक निगम के अध्यक्ष स्पीकर का निर्वाचन संपन्न। वेंकटेश पांडे अध्यक्ष निर्वाचित। नगर पालिक विभाग रीवा के अध्यक्ष स्पीकर का निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प की उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्री वेंकटेश पांडे 26 मत प्राप्त कर अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए, जबकि उनके विरोधी नस्मा बेगम को 19 मत प्राप्त हुए। एक मत अविधिमान्य रहा। निर्वाचित अध्यक्ष को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम के स्पीकर के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रथम सम्मेलन कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। निर्वाचन में नगर पालिक निगम के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों ने मतदान किया। डाले गए मतों की संख्या 46 थी, जिसमें विधिमान्य मत 45 रहे तथा एक मत अविधिमान्य रहा। कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी मनोज पुष्प द्वारा वेंकटेश पांडे को 26 मत प्राप्त होने पर निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचित प्रक्रिया के दौरान आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए के झा, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, मैं शुरू से बता रहा था कि सारे पार्षदों को कांग्रेस पार्टी के लोगों के भय से, कि उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वोट खरीदेगी, जबकि सारे वोटरों को इन्होंने धन बल के दबाव में, प्रशासनिक दबाव में ये जानबूझ के इन्हें यहाँ से बाहर ले गए और कल रात को ये ले आए और समदरिया होटल में रुकाया और वहाँ से जैसे अपहृत लोगों को छोड़ा जाता है, जेल से कैदी छोड़े जाते हैं, उस तरह से ले आकर कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़ा। पूरी निगरानी थी, रीवा के समस्त जितने नेता थे भाजपा के, वो सब लगे हुए थे। इन्होंने जितना भी जो भी रंगा नाच खेला रीवा की जनता को दिख रहा है, उसमें भी इन्होंने तब भी नहीं माने और क्रॉस वोटिंग में भी हमारा एक वोट इन्होंने चुराया, खरीदा। कांग्रेस पार्टी को 19 मिले, इनको 26 मिले, तो इससे ये साबित होता है कि लोकतंत्र अब नहीं रह गया है। अब यहाँ पर तानाशाही का रवैया है और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से लेकर चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे कर्नाटका की सरकार रही हो, चाहे बम्बई की, महाराष्ट्र की सरकार रही हो, चाहे गोवा की, सारी सरकारें इन लोगों ने इसी ढंग से गिराई हैं। आपको दावा है कि छह मत आपके तरफ पड़ जाएंगे, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ऐसा क्या हो गया कि एक मत आप पे चला गया इधर? मैं बता तो रहा हूँ कि ये इन्होंने किसी भी पार्षद को छोड़ा ही नहीं, और जो हमारे पार्षद, हम तो किसी को बंदी बनाकर रखे नहीं थे, हम लोगों ने कभी ये किया नहीं, ये कांग्रेस का चरित्र ही नहीं है। तो जो हमारे पार्षद थे उनका भी वोट चुराया, इन्होंने चोरी किया। कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है? एक क्रॉस वोटिंग हुई है, उसमें से हमारे 3 निर्दलीय पार्षद हमारे साथ आए थे। कांग्रेस के 16 निर्वाचित थे, 3 निर्दलीय थे, उसमें से एक क्रॉस वोटिंग हुई है। और वो क्रॉस वोटिंग जिसकी भी हुई हो ये हमें नहीं मालूम है, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। धन और बल से इन्होंने ये चुनाव जीता है, जो कि बड़ी निंदनीय स्थिति की। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, आपको लगता है कि परिषद में सहयोग मिलेगा आपको इनका? देखिए, परिषद में तो ये जनहित के मुद्दे जाएंगे। अगर जनहित के मुद्दे में ये सहयोग नहीं करेंगे तो जनता इसका जवाब दे देगी। भाई 25 लोगों को इन्होंने वोट खरीदा है। निर्माण कार्य सभी के वार्ड में चाहिए। MIC सक्षम है, मेयर के पास बजट है 2 करोड़ तक का, MIC के 5 करोड़ तक का। हम अपने से निर्माण कार्य के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, करेंगे। सारे पार्षदों को लेकर चलने की हमारी मंशा है, वो हम करेंगे। हमारे लिए 45 वार्ड के पार्षद सब बराबर हैं, पर जो धन और बल का इन्होंने एक नंगा नाच किया है, उसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। रीवा नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें 26 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी के वेंकटेश पांडे अध्यक्ष चुने गए। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के अजय मिश्र बाबा महापौर निर्वाचित हुए, साथ ही 16 कांग्रेस के पार्षद भी बने, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के 18 पार्षद बने और 11 वार्ड में निर्दलीयों का कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी
कि निर्दलीयों से साठगांठ कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर अपनी संख्या 18 से 25 कर ली। वहीं 2 निर्दलीय कांग्रेस में शामिल हुए। आज नगर निगम अध्यक्ष चुनाव कार्य कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी से वेंकटेश पांडे एवं कांग्रेस से नजमा बेगम उम्मीदवार बनी। वोटिंग के बाद कांग्रेस को 19 वोट मिले और भाजपा को 26 वोट, वहीं 26 वोट पाकर जीत हासिल की। व हार के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने धन बल और प्रशासन के दम पर परिणाम अपनी तरफ किया है। तो वहीं नवनिर्वाचित नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि विपक्ष को साथ में लेकर वह शहर का विकास करेंगे। कितने मत मिले भैया विजय रोड में? आगे क्या क्या 26 मत प्राप्त हुए। अब आगे की क्या योजना है? आगे वही शहर के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे उनके सबको पक्ष विपक्ष जो भी है सहयोगी दल जो भी है उनको सबको साथ में ले करके और शहर का विकास हो उस पर प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि सहयोग मिलेगा? बिल्कुल सहयोग मिलेगा। क्या योजना है? योजना क्या है? योजनाएं अब देखिए, अभी तो शपथ ग्रहण, अभी तो अध्यक्ष का चुनाव लड़े भी जीते, अब बैठेंगे देखेंगे क्या योजनाएं हैं, क्या उसका उसके बाद काम करें। सबके सहयोग से, सबका सहयोग करके किसी जी क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया आप लोगों। क्रॉस वोटिंग किसने की है? खरीद फरोख्त और क्रॉस वोटिंग। हमको तो वो कहते थे बाहर चले गए अपने उसमें, हम तो बाहर थे, हम तो रामलला के दर्शन करने गए थे। यही बोल रहे हैं कि खरीद फरोख्त किडनैप करके ले, खरीद फरोख्त करना होता तो खरीद आदमी जहाँ होते वहाँ करता है कि बाहर वहाँ जाके ओरछा में जाके रामलला में किसको ले गए थे? एक तो नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए जिसको लेके गए हों। हमारे 6 पार्षद खुद रीवा में थे। कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता में दी आधार संग्रहण की जानकारी। वर्ष में 4 बार मतदाता सूची में जुड़ सकेंगे नए मतदाताओं के नाम। कलेक्ट्रेट स्थित बाणसागर सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने आधार संग्रहण अभियान की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदाता के आधार पर पंजीयन संख्या प्राप्त कर उसे संग्रहित किया जा रहा है। इसे निर्वाचन आयोग को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की भी सुविधा मतदान को दी गई है। प्रत्येक मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 6 ख में अपने नाम, आधार संख्या, मतदाता परिचय पत्र संख्या तथा मोबाइल नंबर की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मतदाता द्वारा दी गई जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। आधार संख्या संग्रहण के लिए जिले भर में 1 अगस्त से अभियान शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में तैनात बीएलओ घर घर जाकर निर्धारित प्रपत्र में मतदाताओं से आधार संख्या का संग्रहण करेंगे। उचित मूल्य दुकान व आंगनबाड़ी केंद्र तथा ग्राम पंचायतों में उपलब्ध मतदाताओं के आधार पर भी संग्रहित की जाएगी। मतदाता को वोटर हेल्पलाइन ऐप में अपना आधार संख्या दर्ज करने की भी सुविधा दी गई है। सभी पत्रकार साथ ही स्वयं का आधार क्रमांक निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराएं, साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण जनवरी माह में किया जाएगा। 4 तिथियों पे समरी रिवीजन जब होगा तो वो 1 तारीख के रेफरेंस में ही होगा, लेकिन हर 3 महीने पे नाम जोड़ने की आपकी पात्रता बन जाएगी। तो हर 3 महीने पे आदमी अगर पात्र है या कहीं वो 18 साल का हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो उसके नाम उस हिसाब से हर 3 महीने पे जोड़ने की एक संभावना हमेशा बनी रहेगी। इस एफर्ट के बारे में आपको बताना, और 4 तारीख से जो समरी रिवीजन शुरू हो रहा है, जो अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से इम्पॉर्टेंट समरी रिवीजन रहेगा, उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना। कोशिश हम लोगों की इस बार ये होगी कि इसके साथ साथ जब मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण होगा, तो जो अभी हमारा एक्सपीरियंस हुआ है मतदान कराने के दौरान, उसका उपयोग करते हुए जो नए बिल्डिंग्स बन गए हैं उनमें मतदान केंद्र की शिफ्टिंग करानी हो तो वो करा दें। जो 1500 के नंबर्स हैं उसके भीतर अगर नए मतदान केंद्र बन गए हैं, नए गांव में मतदान केंद्र बनाने की ज़रूरत हो, तो उस काम को भी हम लोग एक विशेष तौर पे अच्छे तरीके से करें, ये हमारा एक एफर्ट रहेगा। तो उसमें हम लोगों ने भी जो निर्देश दिए हैं एसडीएम को कि केवल रेवेन्यू के अमला को नहीं बल्कि अर्बन के अमले को, ग्रामीण विकास के अमले को और पुलिस के अमले को, इनको भी, क्योंकि अभी चुनाव में सभी के एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ है, उन सबके अनुभव के आधार पर हमको मतदान केंद्रों का युक्तिकरण का करने का काम अगर करें तो अभी हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एफर्ट्स भी हम लोग शुरू करने वाले हैं।
तो इन 4-5 चीज़ों का एक विशेष अभियान एक तो आज से ही शुरू हो रहा है आधार का, और समरी रिवीजन का काम 4 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप सभी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो हम लोग मतदाता सूची की शुद्धता और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का काम बेहतर तरीके से कर लेंगे, और आधार के कलेक्शन का काम और जो उसके व्यवस्थीकरण का काम है उसको करेंगे। उधर जनपद अध्यक्ष मीनू देवी, आदिवासी व उपाध्यक्ष अंजना सिंह ने किया जनता का आभार व्यक्त। देवधर जनपद में प्रथम बार भाजपा समर्थित प्रत्याशी की शानदार जीत के बाद क्षेत्र में अपार हर्ष व्याप्त है। जनपद अध्यक्ष पद में श्रीमती मीनू देवी, आदिवासी एवं उपाध्यक्ष पद में श्रीमती अंजना सिंह के विजयी होने पर समर्थकों द्वारा विशाल विजय जुलूस निकाला गया। देवधर जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने बताया कि मेरी जीत देवधर क्षेत्र की जनता जनार्दन की जीत है। समस्त जनपद सदस्यों का व देवधर की जनता का मैं आभार व्यक्त करती हूँ एवं विशेष रूप से महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह के मैं आभारी हूँ, जिनके अथक प्रयास के कारण हम दोनों आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां से जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। इसी के साथ ही देवधर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्रह्मा नारायण सिंह एवं तीनों मंडल अध्यक्ष सहित समस्त सहयोगी वरिष्ठ जनों का मैं हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। देवधर जनपद में बहुत दिनों बाद भाजपा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीधे चुना गया है। इसमें देवधर क्षेत्र की जनता और वहाँ के सम्मानित जनपद सदस्यों का सहयोग रहा, आशीर्वाद मिला। इसके कारण हमको मीनू देवी आदिवासी को अध्यक्ष के पद पर और श्रीमती पहले तो मान लीजिए देवधर पूरे तहसील सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस काबिल समझा और हम लोगों को चुना, और माननीय दादा देवेंद्र दादा जी और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मान लीजिए यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया। और आगे मान लीजिए जनता की सेवा करेंगे, जो मौका मिलेगा तो मान लीजिए जैसा होगा, तो हम लोग तो इसीलिए चुने ही गए हैं जनता की सेवा के लिए। विधायक ने चुने हैं उनके लिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ, और देवेंद्र दादाजी को मैं उनको धन्यवाद बोल रही हूँ कि हमें जनता के बीच में ले आके उस मुकाम में पहुँचाए हैं। और फिर हमारे देवधर के जनता जितनी, मैं उनके लिए सबको धन्यवाद बोल रही हूँ, हमें पब्लिक के बीच पूरे जनता के बीच में ले आई। लक्ष्मण बाग में झूला में पधारे भगवान आचार्य कृष्णकांत। लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष में भगवान झूले में पधार चुके हैं। झूला महोत्सव के पहले दिन आचार्य कृष्णकांत महाराज के सानिध्य में दोस्ताना मंडल ग्रुप एवं आस्था भजन मंडल ग्रुप के द्वारा बहुत सुंदर भजन एवं नृत्य की प्रस्तुति पेश की गई। नृत्य में मयूर डांस, शिव तांडव डांस एवं अन्य कई धार्मिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आचार्य कृष्णकांत जी ने बताया कि विगत 2 वर्ष से कोरोना जैसे महामारी के चलते भगवान का झूला तो पड़ता था, लेकिन भक्तों का आना जाना बिल्कुल कम रहता था। लेकिन इस बार इस कार्यक्रम के चलते झूला महोत्सव के पहले ही दिन हरियाली तीज के पावन पर्व पर भजन महोत्सव कार्यक्रम में हजारों की तादाद में भक्तगण उपस्थित रहे एवं बड़े उत्साह के साथ भजन एवं नृत्य का आनंद उठाया। लोगों का कहना था कि कभी 25 से 30 वर्ष पहले झूले के समय पर ऐसे कार्यक्रम भजन एवं नृत्य होते थे। वहीं बीच में थोड़ा सा महोत्सव में कमी आई थी, लेकिन इस वर्ष से ऐसा लग रहा है कि अब लक्ष्मण बाग संस्थान फिर से जल्द ही अपने गौरव को प्राप्त करेगा। प्रस्तुति देने वालों में देवांशु निगम, सौरभ आबाव, सरान सर्वनीत, रोहन अनुज, सुनीता करण झा की दोस्ताना एवं आस्था म्यूजिकल ग्रुप, आयोजक आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी, पंडित रविराज शास्त्री एवं हजारों की तादाद में भक्तगण उपस्थित रहे। आते तो कई वर्षों से हैं, पर इधर कोरोना काल में कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण ये प्रोग्राम कुछ हमेशा पीछे चलता गया, और कोरोना काल के बाद ये पहली बार हो रहा है। और हम लोग हमेशा ही आते हैं, सभी भक्तजन यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा अर्चना भजन सारी चीज़ें करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। निराला नगर से। कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और 4 धाम की यात्रा भी हो जाती है। और 3 साल से कोरोना चल रहा है, तो इस मारे हम लोग नहीं आ पाते हैं। आज पहली दफ़े यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा है। वो राधा कृष्ण का नृत्य देखे हैं और भजन कीर्तन सब हो रहे हैं। महोत्सव जब से लक्ष्मण बाग संस्थान का शुभारंभ हुआ, संचालन हुआ, तब से यहाँ झूला की परंपरा चल रही है। हर मंदिर, यहाँ 12 मंदिर हैं, सब मंदिरों में झूला पड़ता है। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, आज हरियाली तीज है, आज के ही दिन झूला में भगवान आते हैं और 15 दिन तक झूला में रहते हैं और उनको झूला झुलाया जाता है। पहले यहाँ बृहद कार्यक्रम होते थे, करीब 30 से 35 साल पहले तक
झूला के समय पे लोगों का आना जाना काफ़ी लगा रहता था, लेकिन इस समय थोड़ा सा बीच में कुछ उपेक्षा का शिकार हुआ, लेकिन वर्तमान में फिर से व्यवस्थाएं जारी हो रही हैं धीरे धीरे करके। और आज तो काफ़ी संख्या में भक्तगण आए और आज यहाँ झूला महोत्सव के कार्यक्रम में भजन, नृत्य, मयूर डांस एवं शिव तांडव डांस का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे भक्तगण भी सम्मिलित हुए और दोस्ताना मंडल ग्रुप एवं आस्था भजन मंडल ग्रुप के कलाकारों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दिए और बहुत काफ़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित होकर आनंदित हुए। काल में जैसे 2 वर्ष तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद शायद ये पहला प्रोग्राम हो। हाँ, कोरोना काल के बाद पहला कार्यक्रम हो रहा है इस वर्ष। क्या नाम लिखता है? लक्ष्मण वाग संस्थान। सावन के तीसरे सोमवार पर कोठी कंपाउंड शिव मंदिर के पास शिव भक्तों ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। रीवा से है, जहां कोठी कंपाउंड शिव मंदिर के पास शिव भक्तों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन सुबह 11 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है। आपको बता दें कि सावन सोमवार पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिव भक्तों द्वारा आज सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिर के पास भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। शिव भक्तों द्वारा बताया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी सब्जी का प्रसाद भक्तों को वितरित किया गया। अपन मित्रगण मिलके भंडारे का आयोजन किए हैं और सभी को पूड़ी और सब्जी का प्रसाद दे रहे हैं और सभी से अनुरोध है कि आके प्रसाद ग्रहण करें। अब पन्नी में किसी को नहीं दिया जा रहा क्योंकि पन्नी पूर्ण तरह बैन है। शिव भक्त सब शिव, तो कोई इसमें आयोजक नहीं है, सब अपने फ्रेंड सर्कल के। ये अपन शाम को 5 से 6 बजे तक और जब तक अभी भगवान का है समस्त शिव भक्तों की तरफ से किया जा रहा है। सावन मास में इसमें सभी कोई सम्मिलित होकर सब कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें आग्रह है आए और प्रसाद, इसमें भंडारे में पूड़ी और सब्जी। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर स्कूल के बच्चों ने सामूहिक रुद्राभिषेक किया। बीएनपी स्कूल शारदापुरम रीवा में करीब 100 विद्यार्थियों ने रुद्राभिषेक में शामिल होकर सामूहिक शिव पूजन किया और अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के संचालक विनोद पांडे, व्यवस्थापक RS तिवारी व वरिष्ठ अध्यापक SK दुबे एवं समस्त अध्यापकों के सहयोग से साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि स्कूल के संचालक विनोद पांडे ने खुद ही बच्चों को सामूहिक रुद्राभिषेक करवाया। विद्यालय का नाम हमारे स्कूल शारदापुरम में है, बस स्टैंड के पास। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे आज? आज हमारे यहाँ पे सावन का सोमवार है। हिंदू सनातन मान्यता हमारी है, वैदिक मान्यता हमारी है कि भगवान शिव का दिन है और उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जा रहा है विद्यालय संचालक के द्वारा। हमारे विद्यालय में ये पुरानी प्रक्रिया रही है कि सनातन संस्कृति जो हमारी है उसको हम ना भूलें और एजुकेशन के साथ में जो हमारे रूट्स हैं उसके साथ में कनेक्टेड रहें और उसी के एक कड़ी आप इसको मान सकते हैं। हम भी इस प्रकार के आयोजनों में पहले के छात्र सम्मिलित हुआ करते थे, आज सम्मिलित होते हैं और विद्यालय न केवल नॉट ओनली एजुकेशन पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति है हमारी, सभ्यता है हमारी और सनातन वैदिक जो कल्चर है इस पर भी ध्यान दिया जाता है। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का नाम आपने सुना होगा, उसका आयोजन प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय में होता है। मेरा भी एक बार चयन हुआ था मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भोपाल में जाने का अवसर मिला विद्यालय के रूप और यह विद्यालय का नियमित कार्य है कि शरद पूर्णिमा होगा, गुरु पूर्णिमा या सावन का कोई दिन जहाँ पर हम अपनी सनातन मान्यताओं का जहाँ पर उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, उसका महत्व समझ सकते हैं, आज की संस्कृति में उसका महत्व समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे वो ये है कि विद्यालय में अनेक धर्म के अनेक जातियों के कई सारे छात्र छात्रा पढ़ते हैं, शिक्षक हैं हमारे अलग अलग धर्म से समुदाय से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सर्वधर्म संभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शिव को और इस कल्चर को हम एक धर्म विशेष से लेकर लिंक नहीं कर सकते। यह कल्चर वैदिक कल्चर या हमारे पूरे भारत का कल्चर है और भारत में जो जो ग्रह रहे हैं उस कल्चर को अपनाते हैं, उस कल्चर को समझते हैं और उसी कल्चर का एक नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हर धर्म से, हर जाति समुदाय से लोग सनातन संस्कृति को और इस जो वैदिक एजुकेशन है उसको समझने के लिए हमारे वेदों को, हमारे उपनिषदों को, हमारे ऐसे लोगों को मैं शिव को न केवल एक देवता मानता हूँ बल्कि हमारे देश का एक प्रतीक भी मानता हूँ, उस प्रतीक चिन्ह के रूप। NCLP रीवा के कर्मचारियों की पुनः दिल्ली कूच की तैयारी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कर्मचारी संघ द्वारा ऋतुराज पार्क रीवा में संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इंद्रशेखर त्रिपाठी ने की। संगठन के मीडिया प्रभारी अभय मिश्रा ने बताया कि बाल श्रम परियोजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन
नवासी से संचालित है। देश भर में 36,000 कर्मचारी परियोजना के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन का काम कर रहे थे, किंतु भारत सरकार ने 14 मार्च 2022 को परियोजना को समग्र शिक्षा अभियान SSA में समायोजित कर दिया। लेकिन इस परियोजना में काम करने वाले शिक्षकों का क्या होगा, इस बात का निर्णय अभी तक नहीं हुआ। अभय मिश्रा ने आगे बताया कि हम समायोजन की मांग को लेकर पहले भी 22 जून 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे चुके हैं। तब सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपका समायोजन कर दिया जाएगा, किंतु 1 से अधिक समय यशवंत नामदेव यहाँ रीवा में बाल आश्रम विद्यालय में शिक्षक पद पर था और मेरे साथ यहाँ तकरीबन 200 कर्मचारी पूरे रीवा ज़िले में 40 विद्यालयों में कार्यरत थे, जिसका 14 मार्च 2022 को ये जो है तो श्रम मंत्रालय से इस संस्था को सर्व शिक्षा में जोड़ते हुए हम लोगों को बाहर कर दिया। हम लोगों को सर्व शिक्षा अभियान में नहीं लिया। उसके बाद हम लोग जो है तो जंतर मंतर में धरना दिए। धरना के बाद हम लोगों को मिला उसकी डेट मिली और धरना दिया। धरना के बाद हम लोगों को आश्वासन कुछ मिला, लेकिन फिर बाद में वो हम लोगों का जो है फाइल जो है तो रोक ली गई। अब हम लोग फिर से हमारे कुछ साथी लोग जो है 9 तारीख को जाएंगे यहाँ से 9 अगस्त को, और वहाँ जो है तो जो डेट मिली है उस संबंध में हम लोगों को भी श्रम मंत्री से मिलने का हम लोग आग्रह किए हैं, तो उन्होंने डेट दे दिया है और डेट देते हुए सबको आश्वासन देने के लिए बोला है। अब आगे क्या बात होती है उसको जानकारी जो है तो हम लोग अपने साथी लोगों के आप अपने माध्यम से बताएंगे। और इस वजह से जो है तो हम लोग मतलब कितना परेशान हुए। 16-17 साल से हम लोग बाहर हैं, 2 पैसे की नौकरी करते हुए आदमी सब निर्वाह कर रहा है, फिर भी जो है तो हम लोगों को जो है बाहर कर दिया गया है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इस वजह से हम लोग परेशान होते हुए भी इस काम में करने के लिए तैयार थे, लेकिन हम लोगों को जो है तो बच्चों के अलावा हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। इस वजह से हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक हम लोगों का नहीं होगा तब तक हम शासन से यह लड़ाई जारी रखेंगे।